वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। लूसेंट की सीरीज का आज पार्ट 2 होने वाला है। पॉलिटी से हम लोग ने शुरुआत किया था। कल हम लोगों ने कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो 2-3 एक्ट्स हमारे रह गए थे और उसके बाद हम थोड़ा सा एमसीक्यू करेंगे ताकि आपका जो थ्योरी है उसके साथ साथ उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी होता चले। सेशन को आप लोग शेयर करिए। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ लूसेंट की सीरीज चल रही है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आप भी इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि ये वीडियो यूट्यूब और लोगों को रिकमेंड कर सके ताकि मैं कंप्लीट लूसेंट आप सभी को पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए भाई। जीडीसी के प्रवक्ता और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस बहुत कम है। 300 से 400 रुपए मिनिमम शुल्क में आप लोग को पढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उतना ही शुल्क एचएनएस आपसे लेता है जितने से हमारी काम चल जाए। ठीक है, और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी जो भी इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, एकदम तैयार हो जाइए। इसकी वैकेंसी भी आपको 15 अगस्त के बाद कभी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त के बाद कभी भी आ जाएगी। एलटी की वैकेंसी आ चुकी है, याद रखिएगा। आई थिंक इसका 28 अगस्त अंतिम डेट है। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा, ओटीआर नहीं किया हो, जाकर के भर लीजिएगा। लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट की चक्कर पड़ोगे, दिक्कत होगी। इस बैच से जुड़ सकते हैं जिसको भी एलटी जीआईसी की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले। और जीडीसी वाले जिनको जीडीसी की तैयारी करनी है, संकल्प बैच उनके लिए है भैया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का हम लोगों ने पढ़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था, ये एक्ट क्यों लाया गया। ठीक है, 1773 का एक्ट देखा था, 84 का देखा था, 1813 का देखा था। ठीक है, 1833 का एक्ट देखा था, फिर 1853 का देखा था, 1858 का देखा था। आई थिंक हम लोग ने 1909 तक का एक्ट देख लिया था। ठीक है, 1909 तक का एक्ट हम लोग ने देख लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ने चल रहे हैं। 1919 तक का एक्ट देख लिया था। ठीक है, 1919 का देखा था। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 1935 का एक्ट। जिन्होंने भी नहीं देखा था, कल की क्लास को एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। पूरे पॉलिटी का आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटी आपकी आई कहां से, शुरुआत कैसे हुई। फिर इसके बाद हम लोग संविधान सभा वगैरह पढ़ेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये आपका है 1935 का एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, ये जो एक्ट था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे आधारित था। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था और भारत में ये 1928 में आया था। ठीक है, ये एक्ट आया था 1927 में। एग्जाम में पूछता, याद रखिए। और भारत में बात करें तो भारत में ये 1928 में आया था और भारत में ये 2 बार आया था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइमन कमीशन का विरोध भी किया गया था। हिस्ट्री की पोर्शन है, इसको हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, जो ये 1935 का एक्ट था, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें कुल 321 आर्टिकल थे। ठीक है, और 10 शेड्यूल थे। इसमें 321 आर्टिकल थे, 10 शेड्यूल थे, याद रखिएगा। अखिल भारतीय संघ बनाने के एक ऑल इंडिया फेडरेशन, याद रखिएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन या ऑल इंडिया फेडरेशन की इन्होंने बात कही थी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन में बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, चीफ कमिश्नर के जो क्षेत्र हैं वो होंगे और देशी रियासत, इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों को मिला करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, एक अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे जो देशी रियासतें थी उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था क्योंकि इनके लिए ऑप्शनल था, इच्छिक, मतलब इनके ऊपर था, आप चाहे तो शामिल होइए चाहे तो मत शामिल होइए। तो बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए। तो अखिल भारतीय संघ का जो इन्होंने प्रारूप इसमें तैयार किया था वो एक्चुअल में आ ही नहीं सका। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर पूछता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था किस एक्ट के तहत लाया गया मेरे भाई, तो वो लाया गया सन 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए तो और क्या है 1935 के एक्ट में, देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हों। ठीक है, और इसने क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि स्टेट में जो आपका यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब थी, 1919 में आया था। और केंद्र में कब आया, ये आपका आया सन 1935 के एक्ट के तहत। इसमें 3 सूचियां बनाई गई, एक संघीय सूची जिसे आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक प्रांतीय सूची। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिखता चल रहा हूं। ठीक है, एक यूनियन आपकी लिस्ट बनाई गई। ठीक है, एक आपका कह लीजिए कि स्टेट का लिस्ट बनाया गया, स्टेट की लिस्ट बनाया जैसा आज है। ठीक है, क्योंकि आज का जो संविधान है लगभग इसी का कॉपी किया गया है। और एक आपका जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। ठीक है, ये तीनों लिस्ट जो बनाई गई 1935 के एक्ट के तहत ही बनाई गई है। तो याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का सिस्टम भी लागू किया गया मेरे भाई। ठीक है, नेहरू जी ने इस एक्ट के बारे में क्या कहा था ये गुलामी का अधिकार पत्र है। एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन उसमें इंजन नहीं है। याद रखिएगा, अगर पूछता है कि किसने 1935 के एक्ट को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और एक कार जिसमें ब्रेक तो है, ठीक है, लेकिन इंजन नहीं, उसको भी नेहरू जी ने ही कहा था। ठीक है, इसी के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात कही थी जिसे आज का सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए किस एक्ट के तहत एक
हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत परिषद का इसमें इंडियन काउंसिल का अंत कर दिया गया, जो स्थापित किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, अब इसमें और लोगों को शामिल किया गया, ईसाइयों को, क्रिश्चियन जो थे, सिखों को, मजदूरों को, एससी को, बहुत सारे लोग को और शामिल किया गया। संप्रदाय यानी कम्युनल जो आपका रिवार्ड्स थे वो और लोगों को बांटे गए। ठीक है, जिसमें आपके दलित शामिल थे, आपकी महिलाएं शामिल थी, आपके मजदूर लोग को भी शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें 1935 के एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसी एक्ट के तहत आपको बर्मा को अलग कर दिया, जो आज का म्यांमार है उसको अलग कर दिया। अगर पूछता है कि म्यांमार को कब भारत से अलग किया गया मेरे भाई, तो वो है 1935 का एक्ट। ठीक है, इसी के तहत आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी एक्ट के तहत किया गया था। मताधिकार का विस्तार किया गया, अब और ज्यादा लोगों को राइट टू वोट जो थे उसको दिया गया। कमेंट सेक्शन में बताइए किसके तहत महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, मैंने कल ट्रिक से याद भी कराया था। ठीक है, बंबई से सिंध प्रांत अलग कर दिया गया। जो सिंध आप पढ़ते ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वही सिंध था, जिसे बॉम्बे का एक पार्ट था, उसे अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया, जो आज के समय पाकिस्तान का हिस्सा आता है। ठीक है, इतना चीज आपको आई थिंक इस एक्ट के तहत याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है सन 1947 का एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण माउंटबेटन प्लान के तहत इस एक्ट को लाया गया था। याद रखिएगा, ये जो प्रस्तावित है इसका डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई सन 1947 को इसकी प्रस्तावना लाई गई, और इसकी स्वीकृति जो थी वो 18 जुलाई को है। दोनों का डेट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। प्रस्तावित कब था, 4 जुलाई को। स्वीकृति कब मिली इसको, यानी कि इसको एक्सेप्ट कब किया गया, ठीक है, वो 18 जुलाई को। और इसमें कुल 20 धाराएं थी, याद रखिएगा 20 धाराएं कुल शामिल थी। 2 अधिराज्य यानी कि 2 स्टेट का इसमें बात की गई, एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा। इस तरह इनको आज़ाद कर दिया गया 2 अलग अलग नामों से, एक भारत के साथ एक पाकिस्तान। ठीक है, आज़ादी मिल गई भारत को इसी एक्ट के तहत। ठीक है मेरे भाई, बाकी चीज़ें और जो फैक्ट होंगी अभी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी कवर कर लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं, ताकि आपका जो ये एक्ट हमने पढ़ रखा है, कल वाली क्लास आप लोग देख लेंगे तो आपका बहुत मतलब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे बाहर एक्ट से संबंधित कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो पूछी गई हैं उसका हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेते हैं। ठीक है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। द पूना पैक्ट साइंड इन 1932 बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ, ठीक है, भारत के डोमिनियन इसे बनाए जाने के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मेरे भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं सारे बताएंगे इसको। ठीक है, जो सही जवाब इसका है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। किसमें, पूना पैक्ट के तहत। और पूना पैक्ट आपका कब हुआ था भाई, 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, यही याद रखिएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। इसमें क्या किया गया था, हरिजन जो लोग थे, जो हरिजन कम्युनिटी के, उनको आरक्षण सहित एक मतलब उनका जो निर्वाचन होगा, मान के चलिए कि कोई निर्वाचित क्षेत्र है, यहाँ पे केवल और केवल SC या ST का सीट है, यहाँ से इनको निर्वाचित होगा, लेकिन एक संयुक्त प्रणाली के तहत होगा, यानी कि इस पे एक वोटिंग के राइट सबको होगी। जैसे अंबेडकर जी का कहना था कि जहाँ पे SC कम्युनिटी या हरिजन कम्युनिटी चुनाव लड़ेगी, वहाँ पे वोट केवल और केवल SC कम्युनिटी ही देगी। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दे रहे हैं, लेकिन एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के तहत होगा, एक ज्वाइंट इलेक्टोरल पॉइंट्स बनाए जाएंगे, यानी कि भले वहाँ पे सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, लेकिन वोटिंग राइट वहाँ हर कम्युनिटी की होनी चाहिए, जैसा कि आज के समय में है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो आज के समय में जिस सीट जो SC बाहुल्य क्षेत्र होता है, जहां जो SC सीट होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ SC ही वोट कर पाता है। ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी, बताइए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ बड़ा अच्छा से। Which act transferred the power from the British East India Company to the British Crown in India? यानी कि हमने कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सत्ता किसने ट्रांसफर कर लिया, बताइए। 1833 का एक्ट, 1835 का एक्ट, 1947 का एक्ट, या 1858 का एक्ट। आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, याद रखिएगा, 1858 का एक्ट था, जब 1857 की क्रांति होती है। उसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा का सारा अधिकार जो है वो क्राउन के पास चला जाता है। जाकर के एक बार वीडियो देख लेंगे तो हमने सब चीज़ वहाँ पे आपको बताया हो। चलिए
जल्दी जल्दी करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, 1833 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट या 1919 का एक्ट। याद करके बताइए, मैंने आप सभी को कल इसके वीडियो में बताया था किस एक्ट के तहत आपको प्रदान की गई थी। मेरे भाई सारे लोग जितने भी इस वीडियो को देखें सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश Which of the following acts empowered the Governor General of India to issue ordinance? ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1831। इसमें गवर्नर जनरल को, ठीक है, इसमें इनको ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई। क्या ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई? जिसकी जो वैलिडिटी होती थी, जिसका जो टेन्योर होता था, कह सकते हैं आप, वो कितने मंथ का होता था भैया? 6 मंथ का होता था, याद रखिएगा। ठीक है, 6 मंथ का होता था। इसको भी याद रखेंगे, किसके तहत? 1861 के तहत। ठीक है, जाकर के आप क्लास में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो मैंने कल क्लास पढ़ाया। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था कि भारतीयों का जो संविधान है वो खुद भारतीय द्वारा ही बनाया जाए। कहने का मतलब ये था, किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या अगस्त प्रस्ताव के तहत, या क्रिप्स प्रस्ताव के तहत, या कैबिनेट मिशन के तहत। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। कम से कम हम 15-20 क्वेश्चन ताकि आज इस क्लास में निपटा सके मेरे भाई। कम से कम 15 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में निपटा सके, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए ताकि, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब क्या है भैया? नीतिकों का अगस्त प्रस्ताव। याद करके बताइए कि अगस्त प्रस्ताव किस ईयर में आया था। सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको मैं कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए। रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि जब 1757 में आपका क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी डेट्स। फिर 1764 है। 1764 में आपका क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। ये मैंने आपको दोनों बताया था। इन दोनों लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों ने कहा कि भारत पे शासन अब किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। उन्होंने उसी के तहत एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। इसी के तहत आपको याद होगा कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है भैया? सन 1774। सर एलिजा एम्पे, याद होगा, एलिजा एम्पे मैंने आपको बताया था। सर एलिजा एम्पे जो थे इसके प्रथम गवर्नर जो है वो जज बनते हैं। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि इसके अलावा इसमें 3 जज होते हैं। HCL से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए कि HCL कौन कौन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? अंडर विच एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिसीव द राइट टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल? 1773, 1784, 1786 या 1813। ठीक है, चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ठीक है, 6वां क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए 17। देखो, मान लीजिए कि ये प्रश्न हम एग्जाम में आया है और हमें नहीं आता है। इस प्रश्न को कैसे करना समझिए। हमने 1700 मान के चलिए, हमने 1773 का एक्ट पढ़ाया, तो हमने कहा यार इन सारे एक्ट के तहत मैंने ये चीज़ तो नहीं पढ़ी, चलो मैंने गेस करता हूँ कि मुझे ये नहीं आता है। ठीक है, इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं 1784 को। इसके तहत भी ये चीज़ें मैंने नहीं, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो कैसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, 1813 के बारे में मैंने पढ़ा, मुझे वहाँ पे ये जानकारी नहीं मिली। में भी एक ऑप्शन ये हो सकता है, अगर आप तुक्का मारते हैं तो मान लीजिए चलिए आपको तीनों ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन था, आपने कहा यार इन तीनों ऑप्शन से मुझे तो ये कहीं नहीं मिला, तो हो सकता है इसका एक सही जवाब हो, और हो सकता है नहीं होगा ही। ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है एग्जाम में जब आपको वो प्रश्न नहीं आता होता है। ठीक है, अंडर विच एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिसीव द राइट टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल? वो किस था? 1786 में आया था भैया, याद रखिएगा। इसका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बताइए फटाफट। 1784, 1901, 1819, 1857। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट किसे कहते हैं मेरे भाई? 1784 के एक्ट को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। आपको पता है जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके 11 वर्षों बाद इसको अमेंड किया गया, इसमें कुछ सुधार लाया गया, और वो सुधार कब आया? 1784 में। इसी को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट नोन एज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था, फटाफट बताइए, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, 1892, 1919, 1935 या 1919, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको कहा था कि दो अधिनियम है, एक 1919 का, एक 1909 का, एक 1919 का। ठीक है, ये नाम इसका देखिए कि ईयर छोटा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? मार्ले मिंटो, छोटा नाम होगा, और ये बड़ा नाम है, 19 है ना, इसलिए इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये बड़ा नाम, बड़ा ईयर, और बड़ा नाम, छोटा ईयर, छोटा नाम। तो किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधार भैया किसका नाम हो जाएगा? 1909 का। और 1919 का क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बनाने का, इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन, प्रिपेयर फॉर वार कॉपरेशन, या पूर्ण स्वतंत्रता देना, ग्रैंड फुल इंडिपेंडेंस। बताइए, 1919 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका मेन उद्देश्य क्या था? आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बनाना, किसके लिए? मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए, किसके लिए? मुस्लिमों के। इसीलिए मिंटो क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। किसको? मिंटो को। मैंने कल बताया था, मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करना मुसलमानों के लिए। ठीक है, चलिए, मार्ले मिंटो सुधार विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। ठीक है, 1909 का जो एक्ट है इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। 1911 का वर्ष अगर आप अपने इतिहास में जाएंगे देखेंगे तो इसी वर्ष में बंगाल की जो राजधानी थी, जो भारत की राजधानी थी, उसे बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था, याद रखिएगा। 1920 का थोड़ा, चलिए 1905 में आते हैं। 1905 में आपका जो होता है बंगाल का विभाजन हो जाता है, याद रखिएगा। बंगाल का जो विभाजन था वो सन 1905 में होता है। कब? डेट भी याद रखिएगा, 7 अक्टूबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन होता है, और फिर 16 अक्टूबर को लोग इसका बंगाल विभाजन का दिवस मनाते हैं। ठीक है, अमार सुनार बांग्ला नाम से करके, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैंने आपको इसका जवाब बता ही दिया है, आई थिंक आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, किसके द्वारा है? तो आपको बता ही दिया, मार्ले मिंटो के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन करेंगे ताकि इसके बाद क्लास में आगे क्वेश्चन करें और नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दें। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या संघीय प्रणाली, या प्रोविजनल सिस्टम? बताइए, फटाफट बताइए किसकी व्यवस्था की गई थी भाई। 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो किसके था? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। ठीक है, मुस्लिमों के लिए। ठीक है, चलिए ये सारी चीज आपकी जो हमने बताया वो क्या हो रहा है? रिवाइज हो जा रही है। ठीक है, चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ठीक है, ऑटोनॉमी टू स्टेट, डायरकी इन प्रोविंसेस, या सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, या वीटो पावर टू गवर्नर? चलिए बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया मेरे भाई? 1919 में। ठीक है, 1919 के जो एक्ट था उसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। बताइए इसमें क्या मुख्य प्रोविजन, इसमें क्या किया गया था? 13वें का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो था प्रांतों में डायरकी की शुरुआत। मैंने आपको कल पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि इसका कारण क्या था, क्यों उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रोविजन था वो प्रांतों में दोहरा शासन, और अभी मैंने आपको बताया था केंद्र में दोहरा शासन कब आया था। अगर पूछेगा एग्जाम में, देखिए जो आपका डायरकी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। याद देखिए, डायरकी सिस्टम था जिसके जनक थे वो कौन थे? सर लियोनिस कार्टिस। कौन थे? सर लियोनिस कार्टियस। ठीक है, याद लिख लीजिए, सर लियोनस या लियोनिस, सर लियोनिस कार्टियस। ठीक है, सर लियोनिस कार्टियस इसके जनक माने जाते हैं। किसके? डायरकी के, द्वैध शासन के। कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो द्वैध शासन जो था, अगर बात करेंगे प्रांतों में कब आया था, पूछेगा आपका स्टेट्स में कब आया था। ठीक है, तो स्टेट्स की अगर बात करें तो ये किस एक्ट के तहत आया था? ये आया था 1919 के तहत। अगर पूछेगा
कि किसके तहत केंद्र में आया था, सेंट्रल में, यूनियन में, ये आया था 1935 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों चीज याद रखिएगा। इसके जो फादर थे लियोनस कार्टियर साहब थे, प्रांतों में 1919 में आया, केंद्र में 1935 में आया। इतनी चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। अभी इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे। अभी जब भारत में कैबिनेट मिशन शुरुआत करेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन में इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो इसका जो सही जवाब है ये है लॉर्ड एमरी। यही इसके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों इसके सदस्य थे। ठीक है, अभी इसको हम स्ट्रीम भी कवर करेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद वाली क्लास में 15 क्वेश्चन करेंगे और एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो होगा आपकी संविधान सभा। पूरा जो आपका पॉलिटी होगा, याद रखिएगा, जो आपकी पूरी पॉलिटी की क्लास होगी, इसको हम 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको जब आप इसको रिकॉर्डेड में देखिएगा, डबल की स्पीड करके देख डालिएगा। बस पॉलिटी का आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख डालिएगा एग्जाम से पहले, कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे। मैं इसमें लूसेंट, PYQ सब इंक्लूड कर ले रहा हूँ। जितना मैंने मेहनत करी है अपने नोट्स बनाने में, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि इस क्लास में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो मैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन की योजना, अभी कैबिनेट वाले ये सब टॉपिक हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री में। ठीक है, कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, प्रोविजनल ग्रुपिंग, इंटरिम कैबिनेट, ठीक है, या एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कैबिनेट मिशन जब आया था, इसने क्या किया, जब हमने देखा था ना कि एक 1947 के तहत 2 डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी कि 2 राज्य, एक पाकिस्तान और एक आपका भारत बनेगा। लेकिन वो कब आया था, वो 1947 के एक्ट में आया था। लेकिन कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी। इन्होंने पाकिस्तान के स्थापना को कहा नहीं भैया 2 राज्य हम नहीं बनाएंगे। लेकिन बाद में जाकर के जब आपका माउंटबेटन आए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान की डिमांड को भी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, चलिए इतना ही करते हैं आज के लिए। आप ये 30 मिनट के सेशन है भैया। बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर हम हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा इस सेशन को नहीं रखना है एनी हाउ, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे। और आपको उतना ही करना है ताकि आपका जो क्लास रहे वो आपका डेली 25 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों को और करेंगे अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो आपको थोड़ा बैच के बारे में जानकारी दे देते हैं अगर आपको बैच से जुड़ना चाहते हैं हमारे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LT JDC JIC की वैकेंसी आ रही है और इसके लिए आपका अगर GIC के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये है आपका सुगम्य बैच। इससे बेस्ट बैच आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, पूरे मार्केट में जाकर के देख लीजिएगा। अगर इससे अच्छा कोई पढ़ाए, 300-400 रुपये की प्राइस में कोई पढ़ाए, तो HN अध्ययन के पास वापस आना, बता देना कि जहां आप 1500 कोर्स लेंगे और आके हमारे यहाँ 400 कोर्स में देख लेना, क्या जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है, LT की जब से वैकेंसी आई है मैंने देखा है कि मार्केट में ऐसे लोग सामान्य अध्ययन की तैयारी करा रहे हैं जिनका सामान्य अध्ययन से कोई लेना देना नहीं हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, उनको लगता है कि भैया इतनी बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा तो कुछ तो कोर्स बिकेगा ही बिकेगा। आप इसको बैच में पढ़िए, नोट्स को देखिए, कंटेंट को देखिए, फिर जा करके 7000 वाला आपको कोई दोस्त लिया और बैच, उनसे मैच कर लेना। ठीक है, फिर आप कंपेयर कर लेना कि 300 में हम आपको क्या प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो आपको पूरी दुनिया नहीं दे पाएगी। लिख के पूरी गारंटी के साथ हम दे सकते हैं, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो। कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा नहीं होता है, बड़े होते हैं वहाँ पढ़ाने वाले लोग। ठीक है, GS सुगम्य बैच से जुड़ना चाहते हैं LT JIC की क्लासेस के लिए तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये आपका कॉम्बो बैच है, इस कॉम्बो बैच से जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, अगर आप GDC के विद्यार्थी हैं, आपको पता है GDC की वैकेंसी आने वाली है, तो ये GDC के लिए संकल्प बैच है GS का। अगर सिर्फ और सिर्फ GDC का एग्जाम देना है तो संकल्प बैच जुड़िए। GDC के विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं तो ये कॉम्बो बैच है। ठीक है, और हिंदी साहित्य, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत सारे आप में से लोग हैं जिन्हें LT देना है, GIC देना है, JDC देना है, बिहार देना है, सब देना है, तो उनके लिए बेस्ट है कि महापैक में जुड़िए। HN अध्ययन ऐप पे महापैक है। जैसे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको हिंदी साहित्य से TGT, PGT, JDC, LT, GIC 10 से ज़्यादा पैक आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसमें 10 से ज़्यादा बैच हैं। इसके जब आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमने सब कोर्सेज में जाइए, देखिए इसमें सब कोर्स में जाएंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 बैच अभी से इसमें आपको मिल जाएंगे। तो महापैक में ही है कि एक पैक लीजिए, हर एग्जाम दीजिए। इसी तरह अगर आप देखेंगे, आप GS की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगे भैया आपको JDC देना है, GIC देना है, LT देना है, ठीक है,
तो क्या करिए, जीएस का महापैक लीजिए। इसमें भी जाएंगे तो आपको सारे बैच जो आपको अलग अलग लेंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए इसमें आपको यूपीएचएससी, केंद्रीय विद्यालय, जीएस बैच आपका राजस्थान का भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, उनको राजस्थान में मिल जाएगा, इसका नोट्स भी मिल जाएगा। आपका जो मैंने दिखाया एलटी, जीआईसी, जेडीसी सब का बैच आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसी तरह अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स वाला बैच ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, कल इसके आगे कुछ एमसीक्यू देखेंगे और अगली क्लास हमारी जो होगी वो संविधान सभा पे होगी। लेक्चर्स को बाइलिंगुअल रखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम में आता है। धन्यवाद।